नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज के इस स्पेशल शो में जिसका नाम है कौन बना था प्रधानमंत्री। और मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। कौन बना था प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में आज बात उस प्रधानमंत्री की जिनको कभी आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा गया तो कभी आधुनिक भारत को संप्रभु, समाजवादी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने वाला वास्तुकार यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जन्मदाता। और वो सिगरेट की लत, शराब से परहेज, अंग्रेजी लहजे पर जबरदस्त पकड़, खत लिखने का शौक, कमला से सोहबत, एडविना से मोहब्बत, बच्चों से शफकत, लाल किले पर सबसे पहले तिरंगा फहराने की हसरत, आजादी की तलब, बंटवारे का गम और भी न जाने क्या क्या याद आ जाता है जब उनका जिक्र होता है। दोस्तों, दुनिया में गिनती के ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जितनी मर्जी बातें कर ली जाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अनकहा रह ही जाता है। इस मामले में हम भी खुश नसीब हैं कि हमारे देश में ऐसी शख्सियत हुई है जिन पर शोध किए जा सकते हैं, जिन पर किताबें लिखी जा सकती हैं, जिन पर यकीनन बहस मुबाहिसे भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक नायाब शख्सियत थे जवाहरलाल नेहरू। जी बिल्कुल, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातें करना, उनके बारे में कुछ बता पाना आसान काम तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने में बुराई क्या है। तो चलिए हम भी करते हैं एक कोशिश। 18वीं सदी के शुरुआती सालों की बात है। हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत थी। जैसे आज दिल्ली देश का केंद्र है, वैसे ही उस वक्त भी दिल्ली का दरबार मुल्क का मरकज होता था। तब गद्दी नशीन थे बादशाह फर्रुखसियर, वही बादशाह जिसने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य के अंदर रहने और तिजारत करने की इजाजत दे दी थी। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक बादशाह रहे। उन दिनों कश्मीर में एक कौल परिवार होता था। इसके मुखिया थे राजनारायण कौल। 1710 में उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीखी कश्मीर। इस किताब की बड़ी तारीफ हुई। ये वाहवाही मुगल बादशाह तक भी पहुंची। ये गालिबन सन 1716 की बात है। बादशाह ने राजनारायण कौल को दिल्ली आने और यहीं बस जाने का न्योता भेज दिया। तो राजनारायण कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ बसे। फर्रुखसियर ने उन्हें थोड़ी जागीर और चांदनी चौक में एक हवेली दे दी। इत्तेफाक देखिए, जिस बादशाह ने राजनारायण को दिल्ली बुलाया वो खुद कत्ल हो गया, मगर राजनारायण को मिली हवेली सलामत रही। इस हवेली के पास एक नहर बहती थी। नहर के किनारे हवेली होने की वजह से मकामी लोग राजनारायण कौल के खानदान को कौल नेहरू पुकारने लगे। यानी नहर के कनेक्शन की वजह से इजाद हुआ लफ्ज नेहरू। 1857 के गदर में दिल्ली में जान माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और दिल्ली के हालात खराब होने के चलते इस परिवार को आगरा जाना पड़ गया। और फिर हुई इस परिवार में वकालत के पेशे की आमद, जिसकी वजह से कानपुर होते हुए इस खानदान को आखिरकार नसीब हुआ इलाहाबाद का आनंद भवन। तो साहब, पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी के घर जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुई। 1916 में कमला नेहरू के साथ जवाहरलाल नेहरू की शादी हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआती तालीम अपने घर पर अपने ही खानदानी उस्तादों से हासिल की। 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से उन्होंने नेचुरल साइंस में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। आपको बता दें कि नेहरू छात्र जीवन के दौरान ही विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के जरिए आजादी के लिए चलाए जा रहे संघर्षों का हिस्सा बन चुके थे। तरतीब और आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी इस क्रोनोलॉजी पर। 1912 में नेहरू भारत लौटे, बांकीपुर सम्मेलन में शिरकत की। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सेक्रेटरी बन गए। 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार मिलने का मौका नसीब हुआ। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में किसान मार्च का आयोजन किया। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में
2 बार जेल भी गए। 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव बन गए। 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा किया। 1927 में मॉस्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व किया। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह और कांग्रेस के आंदोलनों की वजह से कई बार जेल गए। 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन पूरा किया। 1936 फरवरी मार्च में लंदन का दौरा किया। 1938 जुलाई में स्पेन के गृह युद्ध को खत्म करवाने की जद्दोजहद की। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले चीन के दौरे पर गए। 31 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह की वजह से फिर गिरफ्तार किए गए। 1941 के आखिर में बाकी नेताओं के साथ जेल से आजाद हुए। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में एआईसीसी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। 8 अगस्त 1942 को एक बार फिर गिरफ्तार कर अहमदनगर किला ले जाए गए। 1945 में राष्ट्रद्रोह के आरोप झेल रहे आईएनए अधिकारियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। 1946 मार्च में साउथ ईस्ट एशिया का दौरा किया। 6 जुलाई 1946 को चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1951 से 1954 तक 3 और बार वो इस पद के लिए चुने गए। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से नेहरू को नवाजा गया। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। खासतौर पर एक प्लूरल बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए उन्होंने भारत को एक उपनिवेश से गणराज्य में तब्दील होने का सपना साकार किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में एस्टैब्लिश किया। साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टीटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वो कोरिया युद्ध को खत्म करने, सुएज कैनाल विवाद सुलझाने और कोंगो समझौते को साकार करने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भी बीच खेत रहे। योजना आयोग से लेकर पंचवर्षीय योजना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एग्रीकल्चर, नेहरू ने देश के मिजाज के मुताबिक योजनाओं को अमली जामा पहनाने की नायाब कोशिश की। नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव में शानदार जीत के साथ 1952, 1957 और 1962 के चुनाव जीतते हुए लोगों के दिलों पर मजबूती के साथ दस्तक दी। उनके आखिरी सालों में सियासी उठापटक और 1962 में चीन का भारत पर धोखे से किए गए हमले ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 62 की लड़ाई ने नेहरू की जान हड़प ली थी। हालांकि वो भारत में लोगों के बीच ताजिंदगी लोकप्रिय बने रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 1964 में 27 मई को पूरे भारत को पता था कि नेहरू मौत से जूझ रहे हैं। बिल्स के संपादक रूसी करंजिया ने अपने सबसे काबिल कॉलमनिस्ट ख्वाजा अहमद अब्बास को बुलाया और कहा कि नेहरू किसी भी मिनट दुनिया को छोड़ सकते हैं, तुम्हें 4 घंटे के अंदर उनकी ऑर्बिट लिखती है। अब्बास ने अपने को एक कमरे में कैद किया। तभी आर्ट विभाग के एक शख्स आए और बोले कि पहले हेडलाइन लिखिए। अब्बास ने लिखा नेहरू डाइज, फिर लिखा नेहरू डेड, फिर लिखा नेहरू नो मोर। फिर उन्होंने तीनों हेडलाइंस को काट दिया और नए सिरे से एक हेडलाइन इजाद की। अगले दिन यही ब्लिट्स की हेडलाइन थी, नेहरू लिव्स। छोटी बहन विजयलक्ष्मी पंडित के बकौल नेहरू की वो ख्वाहिश भी कुदरत ने पूरी कर दी। दरअसल नेहरू अक्सर कहा करते थे कि मेरे मरने का सबसे बेहतर दिन बुद्ध जयंती होगा। नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी अंत्येष्टि में किसी धार्मिक रीति रिवाज का पालन ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया गया। नेहरू ने अपनी वसीयत में यह भी लिखा था कि उनके अस्थियों को हवाई जहाज से भारत के हर राज्य में गिरा दिया जाए। कश्मीर में इंदिरा गांधी उन अस्थियों को खुद लेकर गई,
श्रीनगर में उन्होंने उस धरती पर वो सारी अस्थियां बिखेर दी जहां नेहरू के पूर्वजों का जन्म हुआ था और जिसको नेहरू बेइंतहा चाहा करते थे। बाकी अस्थियों को भारतीय वायुसेना के विमानों ने तमाम राज्यों की उस जमीन पर बिखेर दिया जहां हिंदुस्तान के किसान काम करते थे। वैसे नेहरू के मनोविज्ञान और विचारधारा का जिक्र हो और ट्रस्ट विद डेस्टिनी के बगैर हो, ये नहीं हो सकता, होना चाहिए भी नहीं। नेहरू आखिर कौन थे और कैसे उन्हें याद किया जाना चाहिए? क्या लाल किले से सन 47 में नेहरू की जुबान से निकले वो लफ्ज आज भी रेलेवेंट हैं? जरा याद तो कीजिए। Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जिंदगी और आजादी की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा पल जो इतिहास में एक बार ही आता है। आज हम बदकिस्मती के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत दोबारा खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी जीत और आजमाइश और इम्तिहान हमारा इंतजार कर रहे हैं। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, बताइएगा जरूर। आपके फीडबैक्स का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतजार। अगले एपिसोड में हम फिर उठाएंगे पर्दा देश के किसी और प्रधानमंत्री के बारे में कही अनकही सुनी अनसुनी दास्तानों से। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।